Assalamu alaikum students. Welcome in the class of special topics, and today in the chapter of solutions we are going to discuss elevation of boiling point, which is one of the very important colligative property. So we will see what is elevation of boiling point. The presence of a non-volatile, non-electrolyte solute in the solution decreases the vapor pressure of the solvent. ठीक है, तो पिछले लेक्चर में हमने ये पढ़ा कि अगर हम एक नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सल्यूट ऐड करें सॉल्वेंट के अंदर, तो वो सोल्यूशन बन जाएगा और ये सोल्यूशन का वेपर प्रेशर डिक्रीज कर देता है. ग्रेटर द कंसंट्रेशन ऑफ सल्यूट की मिकदार जितनी ज़्यादा होगी, ग्रेटर विल बी द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. तो वेपर प्रेशर लोअरिंग उतनी ही ज़्यादा होगी. Therefore, the temperature at which a solvent in the solution starts boil is increase. ठीक है, यहाँ पर ये start आएगा, ये state गलत लिखा हुआ है. तो इसलिए वो वाला टेम्परेचर जिस पे सॉल्वेंट सोल्यूशन के अंदर बॉयल करेगा वो टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन हमने पढ़ी है. बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिस पे ये जो सॉल्वेंट है उसके वेपर की वजह से जो वेपर प्रेशर बनता है वो एक्सटर्नल प्रेशर के जब बराबर हो जाता है तो फिर सॉल्वेंट जो है वो बॉयल करना शुरू कर देता है. ठीक है, और ये उस वक्त तक बॉयल करता रहता है जब तक सारे का सारा सॉल्वेंट वेपर स्टेट में कन्वर्ट नहीं हो जाता. तो पहले तो हम ये देखते हैं कि किस तरह से जो सल्यूट का एडिशन है वो सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर को कम कर देता है. तो यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं, ऑल दीज मॉलिक्यूल्स दीज आर ऑफ सॉल्वेंट, ये सारे के सारे मॉलिक्यूल्स सॉल्वेंट के हैं. तो एक गिवन टेम्परेचर पे जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स सरफेस को छोड़ के वेपर स्टेट में जा रहे हैं उसी की वजह से वेपर प्रेशर बनता है. और जब ये वेपर प्रेशर जो इसके ऊपर एटमॉस्फेरिक का प्रेशर होता है उसके बराबर हो जाता है या उससे थोड़ा सा एक्सीड कर जाता है तो ये सॉल्वेंट बॉयल करना शुरू कर देता है. अब ये देखें कि हमने यहाँ पर इसके अंदर सल्यूट ऐड कर दिया, ये जो ब्लू पार्टिकल्स हैं दीज आर ऑफ सल्यूट. तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स जो वेपर स्टेट में जा रहे हैं, जब हमने ये सल्यूट ऐड कर दिया तो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल जो वेपर स्टेट में जा रहे हैं वो मॉलिक्यूल कम हो गए हैं. तो इसका मतलब ये हुआ कि अब ये मॉलिक्यूल वेपर प्रेशर भी यहाँ पर प्योर सॉल्वेंट की निस्बत कम वेपर प्रेशर एग्जर्ट करेंगे. और अब उस वेपर प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक पहुंचने के लिए या उसको एक्सीड करने के लिए हमें इस सोल्यूशन को ज़्यादा टेम्परेचर तक हीट करना पड़ेगा. और उसका नतीजा क्या निकलेगा कि जो बॉइलिंग पॉइंट है सोल्यूशन का वो प्योर सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट से बढ़ जाएगा. So this is actually elevation of boiling point by the addition of a non-volatile non-electrolyte solute. इसको समझने के लिए हमारे पास देखें ये ग्राफ है. हम एक ग्राफ प्लॉट करेंगे बिटवीन टेम्परेचर्स ऑन एक्स एक्सिस, यानी ये हमारे पास टेम्परेचर है, ये हम एक्स एक्सिस पे लेंगे, एंड वेपर प्रेशर्स ऑन वाई एक्सिस, और ये वेपर प्रेशर जो है हम वाई एक्सिस पे लेंगे. हम क्या करेंगे कि डिफरेंट टेम्परेचर्स पे हम प्योर सॉल्वेंट और सोल्यूशन का वेपर प्रेशर जो है वो नोट करेंगे और उसको इस तरह से टेम्परेचर अगेंस्ट वेपर प्रेशर जो है वो प्लॉट करेंगे. और हमारे पास दो कर्व्स आएंगे, the curve AB, this curve AB, this is for the pure solvent. Let me write B here. So this is the AB, this curve AB, this is the vapor pressure, this curve indicates the vapor pressure of pure solvent, while this CD, this indicate the vapor pressure of the solution. ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे ये टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है वैसे वैसे ये वेपर प्रेशर जो है वो भी इंक्रीज कर रहा है, यानी हमारे पास ये राइजिंग कर्व जो है एक ऑब्टेन्ड होता है. द स्लोप ऑफ द कर्व एट हाई टेम्परेचर इज ग्रेटर. ठीक है, अब यहाँ पर जैसे जैसे टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है तो स्लोप जो है वो कर्व की स्टीपनेस बढ़ती जा रही है. इसका मतलब ये है कि टेम्परेचर के इंक्रीज करने से वेपर प्रेशर काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज करता है, which shows that at high temperature the vapor pressure increases more rapidly. अच्छा जी, अब हमने क्या करना है कि T1 on the curve AB we will note
T1 on the curve AB which is for the pure solvent। ठीक है, अब देखें यहाँ पर ये इसको यहाँ तक जब ये पहुंचा तो हमने असल में क्या है, ये एक्सटर्नल प्रेशर है। ठीक है, ये लाइन जो है वो एक्सटर्नल प्रेशर को इंडिकेट करती है। तो जैसा कि मैंने पहली स्लाइड पे आपको बताया था कि जब ये वाला सॉल्यूशन का या सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर जब एक्सटर्नल प्रेशर को मीट करेगा तो तभी सॉल्यूशन जो है वो बॉयल करना शुरू होगा। तो अब देखें ये जो ए बी कर्व है, ठीक है, ये इस पॉइंट पे एक्सटर्नल प्रेशर को मीट कर रहा है। ठीक है, इस पॉइंट को हम दोनों तरफ एक्स्ट्रा प्लॉट करेंगे। इधर हम एक्स्ट्रा प्लॉट करें तो ये वेपर प्रेशर वाले एक्सिस को यहाँ पर काटेगा और इसको पी नॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। पी नॉट जो है वो क्या होगा, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। और अगर हम यहाँ पे इसको नीचे की तरफ एक्स्ट्रा प्लॉट करें तो ये टेम्परेचर एक्सिस को यहाँ पे काटेगा T1 पे। तो ये जो टेम्परेचर T1 है, दिस विल बी द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। होप यू पीपल हैव अंडरस्टूड दिस। अब ये बॉइलिंग पॉइंट क्यों है प्योर सॉल्वेंट का, क्योंकि इस टेम्परेचर पे सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर को मीट कर गया है, इसलिए यहाँ पे ये बॉयल करना शुरू कर देगा। ठीक है, इसी तरह जब हम इसमें सल्यूट ऐड कर देंगे तो हमारे पास ये सोल्यूशन आ जाएगा। और इसी तरह हम डिफरेंट टेम्परेचर्स पे सोल्यूशन का वेपर प्रेशर लेंगे। ठीक है, और सोल्यूशन के वेपर प्रेशर को जो लाइन इंडिकेट करती है टेम्परेचर के अगेंस्ट, वो ये है CD, राइट। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सोल्यूशन को एक्सटर्नल प्रेशर को मीट करने के लिए हमें ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे गर्म करना पड़ रहा है। वो किस तरह से कि क्योंकि अगर आप इसको नीचे की तरफ एक्स्ट्रा प्लॉट करें तो हमें ये T2 टेम्परेचर मिलेगा विच विल गिव यू द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। और आप देख सकते हैं कि जो बॉइलिंग पॉइंट सोल्यूशन का T2 है वो T1 से ज़्यादा है। उसकी रीज़न ये है कि नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सल्यूट के ऐड करने की वजह से सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो गया और उसे ज़्यादा हाई टेम्परेचर तक गर्म करना पड़ा ताकि वो एक्सटर्नल प्रेशर को मीट कर सके और फिर जो है वो बॉयल करेगा। और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ये सॉल्यूशन का है विच इज़ हायर देन प्योर सॉल्वेंट। और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो डिफरेंस है, difference in boiling point temperature between T2 minus T1, this will give you the boiling point elevation। ठीक है, इतना जो है यही सारी चीज जो है यहाँ पर ये लिखी हुई है। ठीक है, solution will boil at higher temperature T2 to equalize its pressure to P नॉट। ठीक है, यानी जब तक ये एक्सटर्नल प्रेशर जो है P नॉट के बराबर ये नहीं हो जाएगा तब तक सॉल्यूशन या सॉल्वेंट बॉयल नहीं करेगा। अब प्योर सॉल्वेंट को इस प्रेशर को मीट करने के लिए T1 तक गर्म करना पड़ा, जबकि सॉल्यूशन को इस टेम्परेचर इस प्रेशर को मीट करने के लिए T2 तक गर्म करना पड़ा। ठीक है, तो यही आपको बॉइलिंग पॉइंट ये सॉल्यूशन का देगा, ये बॉइलिंग पॉइंट सॉल्वेंट का, और ये जो डिफरेंस है वो आपको देगा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग टेम्परेचर। अच्छा जी, जो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग टेम्परेचर है उसको हम डेल्टा टी बी से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी डेल्टा टी बी दिस विल बी इक्वल टू T2 माइनस T1, राइट। और द हायर द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट द ग्रेटर विल बी द लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन एंड हायर विल बी इट्स बॉइलिंग पॉइंट। तो जितनी सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर उतना ही ज़्यादा होगा सॉल्यूशन का और उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ही हायर हो जाएगा। So the elevation of boiling point delta TB is directly proportional to the molality of the solution। तो इससे हमें ये पता चला कि जो एलिवेशन है बॉइलिंग पॉइंट का जिसको हम डेल्टा TB से रिप्रेजेंट करते हैं वो डायरेक्टली सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन और कंसंट्रेशन हम मोलैलिटी की फॉर्म में ले रहे हैं तो वो उसके प्रोपोर्शनल है। यानी डेल्टा TB दिस विल बी इक्वल टू KBM। एक्चुअली डेल्टा TB प्रोपोर्शनल टू M और प्रोपोर्शनलिटी साइन अगर हम खत्म करें तो डेल्टा TB दिस विल बी इक्वल टू KBM। अब ये KB क्या चीज है, KB इज कॉल्ड द अब्यूलिस्कोपिक कांस्टेंट या फिर हम इसको मोलल बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट भी बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड एज अब्यूलिस्कोपिक। दिस इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ MCQs के KB जो है वो किस चीज का एब्रीविएशन है, दिस इज फॉर अब्यूलिस्कोपिक कांस्टेंट। अच्छा जी, आगे क्या है
कि हमने जो हमारे पास पिछली इक्वेशन थी, मोलैलिटी ऑफ एनी सॉल्यूट डिटरमिन द एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्वेंट। इसके मुताबिक कंसंट्रेशन जो हमने मोलैलिटी में ली है वही हमें बताती है कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कितना है। फॉर एग्जांपल, अगर आप डिजोल्व करें 6 ग्राम ऑफ यूरिया इन 500 ग्राम ऑफ वाटर और 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन 500 ग्राम ऑफ वाटर, बोथ गिव 0.2 मोलर सोल्यूशन। ये देखें, यहाँ पर मैंने ये कैलकुलेशन आपकी आसानी के लिए कर दी है कि किस तरह ये 0.2 मोलर सोल्यूशन देंगे। ठीक है, यानी हमने ये देखें 6 ग्राम ऑफ यूरिया लेना है, मोलैलिटी का ये फॉर्मूला है, यानी मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट। अगर हम यूरिया की बात करें, हमें 6 ग्राम यूरिया दिया गया है और इसका मोलर मास है 60, तो वो हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाइड बाय 1 ओवर मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अब हमने मास ऑफ सॉल्वेंट लेना है केजी में, हमारे पास मास ऑफ सॉल्वेंट दिया गया है ग्राम्स में, तो इसको हम केजी में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो केजी में कन्वर्जन के लिए हम क्या करेंगे कि जब हम 500 को डिवाइड करेंगे, यानी ये ग्राम में है ना, तो जब हमने इसे केजी में कन्वर्ट करना है तो 500 को हम डिवाइड करेंगे 1000 से। ठीक है, तो वो ना सिर्फ ये कि केजी में कन्वर्ट हो जाएगा, और तो हमारे पास ये फिगर आ जाएगी 1 डिवाइडेड बाय 0.5। 500 को जब आप 1000 पे डिवाइड करेंगे आपका आंसर आएगा 0.5 केजी। ठीक है, तो 6 को 60 पे डिवाइड करेंगे वो 0.1 आ जाएगा। अब 1 को 0.5 पे डिवाइड करेंगे वो 2 आ जाएगा, तो 0.1 मल्टीप्लाइड बाय 2, दिस विल बी इक्वल टू 0.2 मोलर। राइट, इसी तरह आप ये वाली कैलकुलेशन प्रोसीड कर सकते हैं। असल में ये 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज है ना, तो यहाँ पर आएगा 18 डिवाइडेड बाय 180 मल्टीप्लाइड बाय 1 ओवर 0.5, वो भी आपके पास 0.2 मोलर सोल्यूशन आएगा। In other words, whether you will dissolve 6 gram of urea in 500 gram of water or 18 gram of glucose in 500 gram of water, the both solution will give you 0.2 molar solution। और चूंकि दोनों 0.2 मोलर हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इनमें सेम होंगे, so they will have same elevation in boiling point which is 0.1 degree centigrade, which is 1/5 of 0.52 डिग्री सेंटीग्रेड। तो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था जब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन, तो उसमें हमने 1 मोलर सॉल्यूशन के लिए एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पढ़ा था 0.52 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अब 0.2 मोलर जो है वो 1 मोलर से 5 टाइम्स कम है, तो इसीलिए एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट भी 5 टाइम्स कम होगा 0.52 डिग्री सेंटीग्रेड से, विच इज 0.1 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सोल्यूशन है, अगर किसी को बच्चे को इसमें कोई कंफ्यूजन है तो वहां पर जाके ये लेक्चर दोबारा देख सकता है, उस लेक्चर का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तो अब मैं यहाँ पर इस पॉइंट को दोबारा रिपीट करती हूँ कि चूंकि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, इसलिए नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करेगी। 6 ग्राम ऑफ यूरिया इन 500 ग्राम ऑफ वाटर और 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन 500 ग्राम ऑफ वाटर, बोथ विल गिव यू 0.2 मोलर सॉल्यूशंस, इसलिए उनके नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी सेम होंगे और इस केस में एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट भी सेम होगा, विच इज 0.1 डिग्री सेंटीग्रेड, विच इज 1/5 ऑफ 0.52 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इस लाइन का यहाँ पर ये ताल्लुक है कि जो हमने जब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सोल्यूशन पढ़ा था, तो उसमें 1 मोलर सोल्यूशन के लिए जो उन्होंने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट दिया था वो था 0.52 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अब ये जो 0.2 मोलर सोल्यूशन है, ये 1 मोलर सोल्यूशन से कंसंट्रेशन 5 टाइम्स कम है, 1/5 है। ठीक है, तो इसलिए 0.2 मोलर का जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है वो 0.1 डिग्री सेंटीग्रेड है, जो कि 5 गुना कम है 0.52 डिग्री सेंटीग्रेड से। होप यू पीपल नाउ हैव अंडरस्टूड। इफ एनी प्रॉब्लम यू आर वेरी वेलकम टू आस्क। अच्छा जी, वी से दैट डेल्टा टी बी इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है ये एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो अब ये चीज़ मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दी है। अब अगर हम यहाँ से मोलर मास ऑफ सल्यूट कैलकुलेट करें तो वो बराबर होगा W2 डिवाइडेड बाय M2 मल्टीप्लाइड बाय 1 ओवर W1 डिवाइडेड बाय 1000। ठीक है,
तो ये ग्राम्स में ऊपर वाला वजन, नीचे वाला उसको केजी में कन्वर्ट करने के लिए। तो m की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1000 W2 डिवाइडेड बाय M2 W1, राइट। तो अब ये m की वैल्यू आ गई और हमें पता है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 8 डेल्टा टी बी दिस इज इक्वल टू के बी एम। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर m की वैल्यू लगा देंगे। तो ये बन जाएगा डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी 1000 W2 डिवाइडेड बाय M2 W1। तो अब देखें यहाँ पर, हम यहाँ से इस इक्वेशन में से हम M2 की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो M2 इज इक्वल टू के बी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी बी मल्टीप्लाइड बाई W2 डिवाइडेड बाई W1 मल्टीप्लाइड बाई 1000। So this equation, from this equation we can determine the molecular mass of the solute if we know the elevation in boiling point, molar mass of the solvent and the solute, and Kb is a constant, a Boole-Scopic constant. So thank you very much for watching this video. Hope you have understood and enjoyed this lecture. If there is any problem, you are very welcome to ask. If you have understood, please like, share and subscribe so that others can also be benefited from it. Allah Hafiz. Until next lecture.